देश के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम साहब और सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व सांसद, करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए, विश्वास रखते हुए आज आदरणीय बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज के इस विशाल प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी, मंडल के प्रभारी भाई रामनाथ रावत साहब और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी, जिन्होंने प्रदेश के बहुत सारे मंडलों में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुत ही सम्मानित साथी भाई सूरज सिंह जाटव साहब, मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी डॉक्टर सुशील कुमार मुंडा साहब, राकेश कुमार गौतम साहब, मोजीलाल गौतम साहब, गंगाराम गौतम साहब, कमलेश गौतम साहब, हरीश सैलानी साहब, ब्रजेश चौधरी जी, सतकुमार गौतम जी, राकेश कुमार गौतम जी और राकेश कुमार जी और सभी मंडल के जो हमारा जिलों को देख रहे सभी हमारे सम्मानित साथी और हमारे बीच में बहुत ही हमारे सम्मानित साथी जो कई बार विधायक रहे, सरकार में मंत्री रहे, अब्दुल मन्नान साहब, बहुत ही हमारे सम्मानित साथी पूर्व में मंत्री रहे इंतजार आफिस साहब और हमारे बीच में पूर्व मंत्री श्रीमती माया प्रसाद जी, पूर्व विधायक बाल गोविंद राजवंशी जी और सम्मानित हमारे साथी विनय कश्यप साहब और बहुत ही हमारे सम्मानित साथी फैजान साहब, किशनलाल गौतम जी, सरवर मलिक साहब, आलोक वर्मा जी, यूसुफ गाजी साहब, रमेश कुमार बबली जी, विदेश पाल साहब, कायम रजा साहब और सम्मानित हमारे सभी जिलों के प्रभारी, सम्मानित जिलों के अध्यक्ष, सम्मानित जिला कमेटी के प्रभारी, सम्मानित विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, विधानसभा कमेटी के पदाधिकारी, वाम से DVM के सभी हमारे सम्मानित संयोजक, सह संयोजक और मंडल के कोने से आए हुए मेरे सभी मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, पत्रकार बंधु और गायक मंडली के सभी सम्मानित साथियों, आज हम अपने नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज के इस भव्य प्रोग्राम में पूरे मंडल के हमारे साथी यहाँ शामिल हुए हैं। मैं पूरे मंडल के साथियों की तरफ से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे मंडल के साथियों की तरफ से कामना करता हूँ कि उनके का जीवन लंबे जीवन की उनके कामना करता हूँ। और सम्मानित साथियों, आज हम ऐसी महान शख्सियत का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक पल इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों के लिए
इस देश में रहने वाले दलित, पिछड़े, मुसलमान यानी 80% लोगों के लिए अपने जीवन का एक पल समर्पित कर दिया। सम्मानित साथियों, क्योंकि आदरणीय बहन के बारे में सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी बात रखी, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि साथियों आज जिस पार्टी को लेकर, जिस मिशन को लेकर हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चल रही हैं, ये मिशन सन 1984 से लागू नहीं हुआ, सन 1984 से नहीं शुरू हुआ, बल्कि ये मिशन आजादी से बहुत पहले से चल रहा। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो इस देश में रहने वाले 10% लोग उन रियासतों के मालिक होते थे, उन टुकड़ों के मालिक होते थे, उनके राजा होते थे, और ऊपर अंग्रेजों का राज था। बाकी 88-90% लोग इस देश में कैसा जीवन गुजारते थे। 10% लोग यहाँ के राजा महाराजा भी थे, पढ़े लिखे भी थे, पूंजीपति भी थे, जमींदार भी थे, सब कुछ व्यवस्था उनके हाथ में थी। और 88-90% लोग कैसा जीवन गुजारते थे, वो किसी एक समाज के नहीं थे, दलित भी थे, पिछड़े भी थे, मुसलमान भी थे, अपर कास्ट के गरीब भाई भी थे। उनका कैसा जीवन था इस देश के अंदर? उन्हें अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पक्के मकान में रहने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि चारपाई पर सोने का भी अधिकार नहीं था। उनका जीवन एक जानवर की तरीके से उनका जीवन था। ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर थी। 10% लोग इस देश की हर व्यवस्था के मालिक थे और 88-90% लोग इस देश में गुलामी की जिंदगी जी रही थी। ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर थी। इस व्यवस्था को बदलने के लिए इस देश में रहने वाले इन कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, अपर कास्ट के 88% लोगों को इनका हक दिलाने के लिए, इन्हें इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए, इन्हें रोटी कपड़ा और मकान दिलाने के लिए, इन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए इस लड़ाई को सबसे पहले किसने शुरू किया? इस लड़ाई को सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने शुरू किया। उन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी और मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, और वो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान छत्रपति साहू जी महाराज ने संभाली। उन्होंने भी इस देश में रहने वाले 88% लोगों की लड़ाई लड़ी और वो भी इस देश हमारे बीच से चले गए। इसके बाद ये लड़ाई, इस कमान को किसने संभाला? इसके बाद इस कमान को नारायण गुरु साहब ने संभाला। उन्होंने भी पूरे देश का भ्रमण किया, इस देश में रहने वाले 88% लोगों की लड़ाई लड़ी और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संभाली। और उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि जब तक इस देश में रहने वाले दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के 88% लोगों को इनका हक नहीं दिला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी सूरज सिंह जी भी बता रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी। अगर आज आप इस कुर्सी पर बैठे और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो ये किसी और की देन नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। अगर वो इस लड़ाई को नहीं लड़ते, हम लोगों की लड़ाई को नहीं लड़ते, तो आज हम भी गुलामी की जिंदगी जीते और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान मान्यवर काशीराम जी ने संभाली और उन्होंने भी अपना पूरे जीवन का एक पल इस देश में रहने वाले इन कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों के हकों के लिए समर्पित कर दिया और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। आज ये कमान किसके हाथ में है? आज ये कमान बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है और उन्होंने भी ये फैसला कर रखा है कि जब तक इस देश में रहने वाले इन दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को इस देश का हुक्मराना बना दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये फैसला बहन कुमारी मायावती जी ने। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, चाहे वो हमारे बैकवर्ड के भाई हैं, चाहे हमारे दलित समाज के भाई हैं, चाहे मुस्लिम समाज के भाई हैं, चाहे अपर कास्ट के गरीब भाई हैं, ये बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी लड़ाई लड़ रही है।
इन 88-90% लोगों की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए हमें इस लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन इस देश के गरीब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनका एक एक पल, एक एक जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा इस देश में रहने वाले इन गरीबों की खातिर गुजरता है। उन्होंने कोई अपना परिवार नहीं बताया, कोई अपना पूंजी उनके पास नहीं है, जो कुछ भी है वो सब समर्पित है इन गरीब मजलूम बेसहारा लोगों की। उन्होंने कभी किसी भी बात से समझौता नहीं किया। 2-3 बात मैं बताऊंगा। उन्होंने अपना एक जीवन बहुजन समाज के लिए, इस मिशन के लिए समर्पित कर दिया। और आज से नहीं, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हर पल इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। आपको मालूम होगा, आदरणीय बहन जी कई बार चुनाव लड़ी और हार गई। 1989 में बिजनौर से चुनाव लड़ी और बिजनौर से सांसद बनी। उस वक्त हमारी पार्टी के 3 सांसद थे। जनता दल का दौर था। वीपी सिंह ने साहब को टेलीफोन करा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप अपनी पार्टी के 3 सांसदों का समर्थन हमें दे देंगे, हम आपको बदले में 2 मंत्रालय देंगे, एक कैबिनेट मंत्रालय, एक राज्य मंत्रालय। आप कैबिनेट मंत्रालय में मायावती जी को बना लेना और जो मंत्रालय चाहोगे वो दे देंगे हम, लेकिन तुम्हारी पार्टी का समर्थन चाहिए हमें। तो साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कल जवाब दूंगा। शाम को आदरणीय बहन जी से बात हुई तो बहन जी ने कहा कि मंत्रालय लेने से, सरकार में शामिल होने से मेरा नाम होगा। हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जो हमारा ये बहुजन समाज है, इसके हक में हमें कोई फैसले लेने चाहिए, हमें ऐसा फैसला करना चाहिए। तो फिर तय हुआ कि 3 शर्त हम वीपी सिंह के सामने रखें। साहब ने और आदरणीय बहन जी ने यह फैसला कर लिया कि 3 शर्त हम वीपी सिंह के सामने रखेंगे। अगर वो मान लेंगे हमारी शर्त तो हम उन्हें अपनी पार्टी का समर्थन दे देंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम अलग बैठेंगे, हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। जब वीपी सिंह जी से बात हुई तो साहब ने कहा कि हमें तुम्हारे मंत्रालयों की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें अपनी पार्टी का समर्थन दे देंगे, लेकिन आपको हमारी 3 शर्त माननी होंगी। तो वीपी सिंह जी ने कहा, कौन सी 3 शर्त? तो साहब ने कहा कि पहली हमारी शर्त होगी कि देश में रहने वाले गरीब मजलूम बेसहारा लोगों को, जिन्होंने बोलना सिखाया, जिन्होंने इस देश का आईन लिखा, आपको सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से नवाजना होगा। पहली हमारी शर्त ये। और दूसरी शर्त हमारी ये होगी, जो इस देश में हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, हमारे जो पिछड़े समाज के भाई हैं, इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है। हम ये चाहते हैं कि इनके मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप अपनी सरकार में लागू करें, ताकि हमारे पिछड़े समाज को भी सम्मान मिल सके, ये लोग भी आगे बढ़ सके। और तीसरी हमारी शर्त होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले हैं। वो इस देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं, इस देश के हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं और राम मंदिर का एजेंडा लागू कराना चाहते हैं। हमारी तीसरी शर्त होगी कि राम मंदिर का एजेंडा आपको किसी भी हालत में लागू नहीं करना होगा। वीपी सिंह ने तीनों शर्त मानी और साहब ने पार्टी का समर्थन दे दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है, अगर किसी को इतना लालच दे दिया जाता है, आदरणीय बहन जी ने तो बड़े बड़े मंत्रालयों को ठुकरा के इस देश में रहने वाले इन कमजोर मजलूम बेसहारा लोगों के लिए फैसले कराए। और इतना ही नहीं, आपको मालूम हुआ जब 2003 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, सरकार बहुत ठीक तरीके से चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही थी।
तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर नेता आदरणीय बहन जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि बहन जी सरकार बहुत बढ़िया चल रही, हमारे लोग खुश हैं, पूरे प्रदेश की आवाम खुश है, आप अच्छे फैसले ले रही हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो आदरणीय बहन जी ने कहा क्या शर्त है कि 2004 में पार्लियामेंट का चुनाव है, हम उत्तर प्रदेश में हमेशा हमेशा आपको मुख्यमंत्री बनाकर रखेंगे, लेकिन 2004 में आप अपनी पार्टी का समर्थन हमें दे देना। तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि ये मिशन है हमारी पार्टी और इस मिशन के साथ मैं कोई ऐसा समझौता नहीं कर सकती जो इस मिशन को कोई खतरा हो। आप ये सोचते हो कि मैं इस मिशन को उत्तर प्रदेश की कुर्सी की उठाती आपके पास गिरवी रख दूं, ये मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम तुम्हारी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको कल जवाब दूं। और आदरणीय बहन जी का क्या जवाब था? आदरणीय बहन जी ने सोचा समझा और अगले दिन सुबह को जाकर त्याग पत्र दे दिया उत्तर प्रदेश की कोशिश और कहा कि अपने महापुरुषों के खून से सींचे हुए इस मिशन को मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं जाने दूंगी, उत्तर प्रदेश की कुर्सी को छोड़ दी। अब कैसे हालात पैदा हुए? उसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, समाजवादी से मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी गई और हमारे विधायकों को भारी तादाद में तोड़ दिया गया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया। और कैसे हालात पैदा हुए? जगह जगह बहन जी के आवासों पर सीबीआई ईडी के छापे डलवाए गए, संगीन अपराधों में मुकदमे कायम किए गए, ताज कॉरिडोर जैसे मामलों को दोबारा खोल दिया गया और अफसोस कि उसी वक्त माननीय काशीराम जी को गिरे नहीं गिरे। कैसे हालात थे, कैसी परिस्थिति थी, लेकिन हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हार नहीं मानी। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि आदरणीय बहन जी अभी वक्त है, आप हमारी बात मान लो, हम दोबारा से मुख्यमंत्री बना देंगे, कोई छापे नहीं पड़ेंगे, सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि आपको गलत फहमी है, अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ो, देश की कुर्सी भी मुझे दोगे तो मैं कभी भी अपने मिशन से महापुरुषों के खून से सीखे हुए मिशन से दूर चौधा नहीं कर सकती। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जब तक मेरे जिस्म के अंदर एक खून की बूंद है, मैं इस मिशन को खींचती हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम ऐसी नेता का, अपने नेता का जन्मदिन मना रहे हैं जो पूरी तरीके से इस मिशन के लिए, एक बहुजन समाज के कार्यकर्ता के लिए, इस देश में रहने वाले गरीबों के लिए, इस देश में रहने वाले मजलूमों के लिए, इस देश में रहने वाले दलितों के लिए, इस देश में रहने वाले मुसलमानों के लिए, इस देश में रहने वाले पिछड़ों के लिए, इस देश में रहने वाले अपर कास्ट के गरीब भाइयों के लिए एक जीवन का फल समर्पित है। और इतना ही नहीं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको मालूम होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2017 का वाक़ा है। 2017 का वाक़ा है, मैं भी उस हाउस में मौजूद था, आदरणीय बहन जी भी मौजूद थी, क्योंकि आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से 2 बार मैं सांसद रहा और 26 जुलाई का वाक़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं दलितों के ऊपर, कहीं मुसलमानों के ऊपर, कहीं पिछड़ों के ऊपर जगह जगह जुल्म हो रहे थे देश के। जब हाउस शुरू हुआ 26 तारीख को, तो आदरणीय बहन जी खड़ी हुई और उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू करी कि आपकी सरकार में गरीब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा कर, हाउस स्थगित हुआ, फिर शुरू हुआ, तो फिर आदरणीय बहन जी खड़ी हो गई और उन्होंने बोलना शुरू किया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा कर दिया, फिर स्थगित हुआ, फिर तीसरी बार शुरू हुआ, फिर हंगामा हुआ, फिर हाउस स्थगित हुआ और स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुला ली।
और फिर उस सर्वदलीय बैठक में तय हुआ कि मायावती जी को, बहन जी को बोलने दिया जाएगा। और जब फिर हाउस शुरू हुआ और आदरणीय बहन जी ने बोलना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सच्ची बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने फिर हंगामा कर दिया। इतना हंगामा किया कि उनके मंत्री भी गैलरी में आ गए। तो तभी आदरणीय बहन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो, मैं इस हाउस में तमाशा देखने नहीं आई हूं। मेरे लोगों के ऊपर जुल्म होता रहे, दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, प्रकाश के गरीब भाइयों के ऊपर जुल्म होता रहे और आप सोचते हो मैं इस हाउस के अंदर बैठ के तमाशा देखती रहूं। मैं इस हाउस में तमाशा देखने नहीं आई। अगर आप मुझे अगर इस हाउस में मुझे अपनी बात नहीं रखने दोगे तो ऐसे हाउस में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं इसी वक्त इस्तीफा देती हूं और इस्तीफा देके हाउस से चली गई। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारे वाक्य हैं क्योंकि मैं आज से पार्टी में नहीं हूं, 37 साल से बहुजन समाज पार्टी में हूं। यानी कितने दौर आए, कितने चले गए, कभी बहन जी ने किसी बात से समझौता नहीं करा। बहुत सारे दौर हैं, कहां तक गिनाऊंगा। अरे सोचो, इसी समाज में यानी कितने बड़े बड़े नेता हुए हैं। आपने देखा होगा बाबू जगजीवन राम जी को, आपने देखा होगा पासवान जी को, आपने देखा होगा ठावले जी को। अगर जरा सा किसी ने लालच दे दिया तो अपने आपे को भी गिरवी रख दिया, अपने समाज को भी बेच दिया। एक हमारे नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कि एक पल जीवन का उस देश में रहने वाले गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के लिए गुजरता है। हमें फख्र है अपने नेता पर और हम सब आज ये कसम खाएंगे। कैसी कैसी परिस्थिति आती है, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं दूसरी पार्टी की तरफ से और हमें कमजोर करने की कोशिश की जाती है। ये साजिश के शिकार होते हैं हम हर बार चुनाव में। लेकिन आपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में साबित करके दिखा दिया, जो लोग हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, आज उन्हीं की जुबान से सुनने को मिलता है कि अगर देश की सबसे ताकतवर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर कोई सबसे ताकतवर नेता है तो बहन कुमारी मायावती। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, 4 बार की सरकार आपने देखी, 4 बार की सरकार में सर्व समाज के हित के कार्य हुए, सर्व समाज के हित में फैसले हुए, सर्व समाज का विकास हुआ, सर्व समाज को रोजगार दिया गया, कानून व्यवस्था किस तरीके की दुरुस्त रही, एक ऐसा भाईचारा पैदा किया गया कि अगर कहीं हिंदू भाई के कांटा लगता था तो मुसलमान को उसकी तकलीफ होती थी, मुसलमान को अगर कहीं तकलीफ होती थी तो उसका दर्द हिंदू भाई को होता था। ऐसा भाईचारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में पैदा करके दिखाया। और आपको मालूम होगा 30 अगस्त 2010 राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला आना था। कहां से फैसला आ रहा था? उत्तर प्रदेश से, लखनऊ वेस्ट से फैसला आ रहा। पूरे देश में सन्नाटा था, आसपास के प्रदेशों में बंद कर दिए गए कि पता नहीं कैसे हालात पैदा होंगे जिस दिन फैसला आएगा, कैसी परिस्थिति पैदा होंगी। आसपास के सूबे वालों ने अपने अपने प्रदेश सब ने बंद कर दिए, छुट्टी कर दी। और जब उत्तर प्रदेश का नंबर आया तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि मेरा प्रदेश बंद नहीं रहेगा, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, कोई दफ्तर बंद नहीं होगा, कोई ऑफिस बंद नहीं होगा, सब कार्यालय निरंतर चलते रहेंगे। क्योंकि मैंने अपने भाइयों के बीच में, चाहे हिंदू भाई है चाहे मुसलमान भाई है, ऐसा भाईचारा पैदा किया है जो फैसला आएगा हमारे दोनों भाइयों को मंजूर होगा, कोई शिकायत हमारे प्रदेश में नहीं। और हकीकत में जब फैसला आया तो हिंदू भाइयों ने मंजूर किया, मुसलमान भाइयों ने मंजूर। ऐसा भाईचारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाकर दिखाया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हमें एक नारा दिया है, आदरणीय बहन जी ने एक नारा दिया है आज भी हमें कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों,
मैं बस आखिर में, क्योंकि काफी वक्त हो गया, काफी लोग साथी चले भी गए, तो आखिर में एक ही बात कहूंगा। सर्व समाज के भाई यहाँ मौजूद हैं, सर्व समाज के नेता हमारे यहाँ मौजूद हैं। एक ही बात कहूंगा कि हमें सबको बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाना चाहिए। आज ये लोग कहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चाहे सरकार किसी की भी हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे प्रकाश के गरीब भाई हैं, सबको सम्मान मिला, सबको इज्जत मिली, सबकी सुरक्षा हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर किसी को, एक व्यक्ति को, एक समाज को कोई तकलीफ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पहुंची तो हाथ उठाकर बताओ। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हमारी नेता ने, अगर दलितों को सम्मान मिला तो मुसलमानों को भी मिला, मुसलमानों को मिला तो बैकवर्ड के भाइयों को भी मिला, बैकवर्ड के भाइयों को मिला तो प्रकाश के भाइयों को भी मिला। ऐसे माहौल बनाकर दिखाया। और जिस दिन से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी दिन से पिट रहे हैं ये गरीब लोग, उसी दिन से पिट रहे हैं। किसी का कोई सम्मान नहीं है, किसी की कोई सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हो किस तरीके का माहौल है। और कहते हैं फिर दोबारा से कि हम सरकार बनाएंगे, गुरूर की बात करते हैं। इनके गुरूर को तोड़ दो, ऐसी आंधी चलाओ जो ये पटकनी खा जाए, इनका नामो निशान मिट जाए। और ये आंधी तब चलेगी जब इस देश के रहने वाले मुस्लिम, दलित, पिछड़े, अपर कास्ट के गरीब भाई 80% लोग एक साथ जुड़ जाएंगे। और कैसी आंधी चलाओगे? एक शेर पढ़कर मैं कहता हूं, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी। जिस दिन आपकी आंधी चलेगी, ऑटो की आंधी चलेगी, जो ये मगरूरियत की बात कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, ये सब पटकनी खा जाएंगे। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। और वो साख है आप और बहुजन समाज पार्टी।